डियर स्टूडेंट्स, आज हम भौतिक राशि की विमाएँ पढ़ेंगे। हमने इसके पहले मूल मात्रक पढ़े। तो पहला प्रश्न इसमें बनता है कि भौतिक जगत की 7 मूलभूत विमाओं से क्या समझते हैं। हमने पढ़ा कि संपूर्ण भौतिक जगत की समस्त भौतिक राशियों को हम 7 मूल मात्रकों में व्यक्त कर सकते हैं। तो जिन 7 मूल मात्रकों में व्यक्त किया सकता है, उनके लिए जो संकेत लिए जाते हैं उन्हें उनकी विमा कहा जाता है। कि उन भौतिक जगत की जिन 7 मूल मात्रकों, भौतिक जगत की जिन भौतिक राशियों को जिन 7 मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उन 7 मूल मात्रकों को कि संकेत या उनकी घातों को उन भौतिक राशियों की विमा कहा जाता है। विमा वास्तव में किसी भौतिक राशि की विमा उस मूल मात्रक की घात कहलाती है। जैसे हमारी 7 भौतिक राशियां हैं, लंबाई के लिए हम भौतिक राशि की विमा को L लेते हैं और इसे हमेशा वर्ग कोष्टक में लिखते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट जो होता है। तो ये L, इसमें जो लंबाई की विमा है वो 1 है, 1 है। इसी तरह द्रव्यमान के लिए हम m का द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान का विमा क्या होती है? m। समय की विमा होती है, समय की विमा कैपिटल T। धारा की, विद्युत धारा के लिए की विमा होती है E, इसे हम E से व्यक्त करते हैं। ताप को हम केल्विन में मापते, ताप के लिए हम किसका? K या कई स्थानों पर थीटा का भी प्रयोग किया था, K या थीटा से व्यक्त करते हैं। ज्योति तीव्रता जो मूल मात्रक था हमारी, उसकी विमा होती है कितनी? इसको दोनों स्मॉल लेटर C और D से, CD से व्यक्त करते हैं। इसमें 2 अक्षरों का प्रयोग होता है, स्मॉल c और स्मॉल d। क्योंकि यदि कैपिटल C ले लोगे तो वो कैडमियम का संकेत है, इसलिए स्मॉल c और स्मॉल d। कितनी हो गई? 336 और 1 बज गई। 7th मूल मात्रक का विमा, आपका 7th मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक माने द्रव्यमान, किसका? पदार्थों का द्रव्यमान। तो पदार्थों के द्रव्यमान, अभी तक हमने पढ़े थे मात्रक, अब हम पढ़ रहे हैं विमाएं। विमाएं क्या होती हैं? इनकी विमाएं स्पेशल संकेत जो हैं ये हो गए मूल। तो इनकी जो मात्रक थे, लंबाई कुल 7 बहुत माने मूल मात्रक है, उन मूल मात्रकों की विमाएं, उन मूल मात्रकों की विमाएं क्या होंगी? लंबाई की L 1 m, द्रव्यमान m1, समय की T1, धारा की A1, ताप के थीटा या ज्योति तीव्रता CD, पदार्थों के द्रव्यमान मूल। इस तरह से हम भौतिक राशियों को जब संकेतन में व्यक्त करते हैं और उनकी जो घातें आती हैं, किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक में, उसे हम विमा कहते हैं या विमाएं कहते हैं। तो भौतिक राशि की विमाओं को समझने के लिए, जैसे हम समतल में आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में समतल में 2 अक्ष लेते हो, x अक्ष और y अक्ष के हिसाब से किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करते हो। तो वहां पर x अक्ष पर कितना चले और y अक्ष पर कितना चलना है, उसके हिसाब से उसका 2 भागों में क्या लिखा जाता है? निर्देशांक लिखा जाता है। माने 2 3 है तो x अक्ष पे हम 2 चले, y अक्ष पे 3 चले। इसी तरह अंतरिक्ष में किसी बिंदु की स्थिति को बताना हो तो हम 3 अक्षों के सापेक्ष एक फ्रेम बनाते हैं, एक निर्देशाक्ष फ्रेम बनाते हैं। उस निर्देशाक्ष फ्रेम के मूल बिंदु से हम 3 अक्षों के सापेक्ष चलते हैं। x अक्ष के सापेक्ष 2 चल लिए, y अक्ष के सापेक्ष 3 चल लिए और z अक्ष के सापेक्ष 4 चल लिए। तो जो बिंदु मिलेगा हमें, वो अंतरिक्ष का कौन सा बिंदु होगा? 2 3 4। इसी तरह से यदि हम समझें कि संपूर्ण भौतिक जगत को की भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम 7 अक्षों का, कितने अक्षों का? 7 अक्षों का एक निर्देशाक्ष फ्रेम तैयार करें। वो 7 अक्षे क्या हों? L M T, उनको हम
7 अक्षरों को एक्स वाई जेड ना देके कैसे व्यक्त करें, एल एम टी ए के सी डी मूल। तो इन अक्षरों पर रखने पर हम संपूर्ण जगत की भौतिक राशियों को इस निर्देशांक फ्रेम पर अंकित कर सकते हैं। अब इनके निर्देशांक क्या होंगे, तो इनके निर्देशांक किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि में हम देखेंगे कि जो इनकी द्वारा दिए गए वैल्यू है वो किस में लिखी जाती है, घात में। तो वो जो घातें हैं वो उन घातों को हम उनकी निर्देशांक मान के अंकित कर सकते हैं। तो विमाएँ क्या है, किसी भी भौतिक राशि की विमा, जैसे हमें लंबाई कोई करना है, हमें एक्स अक्ष पे कोई बिंदु 1 लेना है तो एक्स अक्ष पे कोई बिंदु आ जाएगा, इसे लंबाई पे हम लेंगे 1, तो 1 क्या हो गई, यूनिट लेंथ, तो लंबाई को व्यक्त करेगी। तो विमाएँ क्या है, किसी भौतिक राशि की विमाएँ मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली किसी व्युत्पन्न राशि को जब मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, तो मूल राशियों पर की विमाओं पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हीं घातों को हम उन भौतिक राशियों की विमा कहते हैं। जैसे हम एक सामान्य सा ले लें कि क्षेत्रफल एक हमारा क्या है, क्षेत्रफल हमारा एक भौतिक राशि है और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर हुआ लंबाई गुणित चौड़ाई, और लंबाई को हम किस में नापेंगे, एल में। तो इसकी विमा हो गई एल और चौड़ाई की विमा भी हो गई एल। इसको हमने एल इंटू एल कितना हो गया, एल स्क्वायर। और सामान्यतः पूरी जो ये तो एल स्क्वायर आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल का डायमेंशनल फार्मूला है। तो ये यहाँ पर जो 2 आया घात, एल की घात कितनी आई, 2। तो एल की घात 2 क्या है, भौतिक राशि क्षेत्रफल की विमा है लंबाई के टर्म में, लंबाई के पदों में। क्षेत्रफल की विमा लंबाई के पदों में कितनी है, 2 है। क्षेत्रफल की विमा लंबाई के पदों में 2 है। तो यहाँ पर विमाएं भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो किसी व्युत्पन्न राशि को मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करने पर उनके ऊपर घात के रूप में चढ़ाई जाती हैं। तो हमारे पास कुल 7 भौतिक राशि, भौतिक जगत की 7 भौतिक राशियों की विमाएं क्रमशः एल एम टी ए के सी डी और मूल से व्यक्त की जाती है, पहली बात। दूसरा, किसी भौतिक राशि की विमा से क्या समझते हो, प्रश्न पूछता है, किसी भौतिक राशि की विमा से क्या समझते हो, तो हम लिखेंगे किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि, किसी मूल या व्युत्पन्न भौतिक राशि में को मूल मात्रकों में व्यक्त करने पर, मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने पर उन मूल मात्रकों पर जो घात लगाई जाती है उसे उस व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। तो एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा, अब आता है विमीय सूत्र क्या होते हैं। हमने पढ़ा विमा, विमीय सूत्र, ये सब एक दूसरे से लगे हुए, विमा, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। तो विमीय, ये हमने पढ़ा विमाएं क्या है भौतिक राशियों की, विमीय सूत्र भी अलग नहीं। जब किसी भौतिक राशि, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि या किसी मूल भौतिक राशि, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को जब मूल भौतिक राशि के विमाओं के पदों में, मूल भौतिक राशि के विमाओं के पदों में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो ऐसा व्यंजक, इस व्यंजक को या इन पदों को, इस व्यंजक को क्या कहा जाता है, इस व्यंजक को विमीय सूत्र कहा जाता है। विमीय सूत्र को सामान्यतः MLT के पदों में व्यक्त किया जाता है यदि शेष राशियां उसमें नहीं आ रही हो। विमीय सूत्र को हमेशा MLT के पदों में लिखा जाता है, मास, लेंथ, टाइम की, द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में लिखा जाता है यदि उसमें अन्य शेष 4 मात्रकों का उपयोग नहीं हो रहा है। और यदि शेष 4 मात्रकों का उपयोग हो रहा है तो उनकी विमाएं जितनी आई हैं उन्हें भी लिखा जाता है। और यदि नहीं भी आ रही हैं, बाकी व्युत्पन्न राशियों में नहीं भी आ रही हैं, तो भी हम
जो विमीय सूत्र है उसे MLT के पदों में एक स्क्वायर ब्रैकेट एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे क्षेत्रफल का था, क्षेत्रफल का हमने विमा निकाला था लंबाई गुणित चौड़ाई L इंटू एल, तो आया L स्क्वायर, तो इसकी विमा हुई 2। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m की पावर 0 L की पावर 2 T की पावर 0। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उस भौतिक राशि के मूल मात्रकों के पदों में लिखे जाने वाला एक व्यंजक होता है। किसी भौतिक राशि जिसे कि बड़े ब्रैकेट और MLT के पदों में लिखा जाता है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो कि उस भौतिक राशि को मूल मात्रकों के पदों और घातों के रूप में व्यक्त करता है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो बड़े कोष्ठक के अंदर मूल व्युत्पन्न राशि को मूल मात्रकों की विमा के पदों में लिखा जाता है। अब विमीय समीकरण, तो जब किसी भौतिक राशि को क्षेत्रफल, जब किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को समीकरण के रूप में लिखा जाता है तो ऐसे समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। जब किसी भौतिक राशि को लिखकर उसके आगे उसके बराबर में उसके विमीय सूत्र को लिखा जाता है तो ऐसे समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। तो ये विमीय सूत्र और विमीय समीकरण क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के विमीय समीकरण को हम किस प्रकार तैयार करते हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां, सबसे पहले किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को से विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए हमें उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। कि जैसे हमने क्षेत्रफल लिया, अब हम आयतन ले लें तो आयतन का सूत्र हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो आयतन का विमीय सूत्र, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इन तीनों को हम किस में नापेंगे, लंबाई में नापी जाएगी, एल में नापी जाएगी, चौड़ाई भी लंबाई है और ऊंचाई भी लंबाई है। तो ये सारी लेंथ है, ये लेंथ में ही नापी जाएंगी। तो इसकी लंबाई की विमा भी एल हो जाएगी, चौड़ाई की विमा भी एल हो जाएगी, ऊंचाई की विमा भी एल हो जाएगी। तो इसकी विमा कितनी हो गई 3, एल की पावर 3, लंबाई के पदों में ही विमा होगी। तो ये जो व्युत्पन्न राशि है वो लंबाई से मिलकर बनी है जिसकी विमा 3 है। अब इसका विमीय सूत्र लिखने की बात आती है तो विमीय सूत्र को हम किस में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। इसको हमने लिखा, इसमें m का कोई पद नहीं है, द्रव्यमान का कोई पद नहीं, इसलिए द्रव्यमान की घात 0, l की घात 3 और समय का कोई पद नहीं इसलिए समय की घात 0। तो ये हो गया विमीय सूत्र। और यदि यहाँ पर हम लिख दें आयतन, बड़े कोष्ठक में आयतन इज इक्वल टू m0 L³ T0, तो ये बन गया आयतन का विमीय समीकरण। ये विमीय समीकरण बन गया कि आयतन इक्वल टू उसका विमीय सूत्र m0 L3 L⁵ और T⁵. तो यहाँ पर इसी तरह से हम विभिन्न लगभग 60-70 हर उसमें आने वाले सूत्रों को बदलेंगे। तो ये हो गया, माने आपके 2 हो गए, कौन कौन से, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये हो गया द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान का कौन किसमें की विमा क्या होती है, m, और आयतन अभी हमने निकाला था तो इसको लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई लिख ले तो भी ये कितना आएगा L³। तो घनत्व की विमा m और L³। अब हम इसको हम लिख सकते हैं m L की पावर
-3, विमीय सूत्र इसका हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में हमने लिखा m l की पावर -3, t का कोई पद नहीं है, t0, m l⁻³ t⁻0। तो m l की घात -3 और t की घात 0, ये किसका विमीय सूत्र हो गया, घनत्व का। इसके बाद आ जाते हैं वेग का। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग या चाल ले लो। वेग या चाल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी को हम किसमें, दूरी की विमा, दूरी लंबाई है तो दूरी की विमा कितनी हो गई, l। समय क्या है, तो समय की विमा हो गई t, और इसको घात को ऊपर लिया सबको, l t की पावर -1। तो विमीय सूत्र हो गया इसका m की पावर 0 l t की पावर -1। घनत्व वेग या चाल की हो गई। त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन माने वेग है, और वेग का हमने क्या निकाला, विमीय सूत्र LT-1। वेग का विमा कितनी है, LT-1, विमीय सूत्र LT-1, और समय को किससे व्यक्त करेंगे, t से। LT-1 इंटू T-1, तो ये दोनों 20 आधार समान है, ये हो गया LT-2। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m0 LT-2। त्वरण का विमीय सूत्र हो गया m की घात 0 l t की घात -2। तो ये त्वरण हो गया। अब आ जाते हैं बल। बल का, ये सारे सूत्र आप लोगों को विमीय सूत्र याद रखने होंगे, यदि आप बना नहीं सकते हैं। अब बल आ जाओ। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान को हम किससे की विमा क्या हो जाएगी, m। त्वरण की विमा हमने निकाली थी, त्वरण के लिए ये व्युत्पन्न राशि है, इसकी विमाएं निकाली थी LT-2। तो ये बल की विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT-2। बल का विमीय सूत्र MLT-2। बल के बाद आ जाओ कार्य। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। विस्थापन क्या है, विस्थापन की एक दूरी है, और विस्थापन दूरी को किससे की विमा क्या है, l है। और बल की विमीय सूत्र हमने निकाला था MLT-2 इंटू l। तो अब हो गया कार्य का विमीय सूत्र ML की घात 2 t की घात -2। तो कार्य हो गया। अब आ जाओ ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, तो कार्य के बाद ऊर्जा। तो ऊर्जा कार्य की मात्रा, कार्य का परिमाण है। ऊर्जा क्या है, कार्य का परिमाण। तो ऊर्जा कार्य का परिमाण है, माने कार्य है, अर्थात इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला, इसका भी विमीय सूत्र ML2T-2। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। ऊर्जा के बाद शक्ति आती है। शक्ति को क्या कहते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति कार्य बटे कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो कार्य का क्या हो गया, कार्य का हमने निकाला था ML2T-2/T। तो ये हो गया ML2T-2 इंटू T-1, और यदि विमीय सूत्र हम देखें तो अब क्या मिल रहा है, ML2 T की पावर -3। तो ML2 T की पावर -3 शक्ति का विमीय सूत्र हो गया। यदि हम मान लो हमें कार्य का नहीं मालूम है, तो कार्य बराबर हम क्या लिखेंगे, बल गुणित विस्थापन बटे समय। तो अब ये मूल मात्रक विस्थापन दूरी का हो गया, समय का मूल मात्रक मालूम है, बल का हमें नहीं मालूम है। बल को भी हम तोड़ दें तो बल को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित विस्थापन
बटे समय। अब हमें त्वरण का भी नहीं मालूम है कि त्वरण का विमीय सूत्र क्या है, तो हमने लिखा इसको द्रव्यमान गुणित त्वरण को हमने लिखा। त्वरण क्या होता है, दूरी, चलो वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन गुणित इसके बाद विस्थापन है, विस्थापन दूरी का मूल मात्रक, विस्थापन दूरी मतलब मूल मात्रक लंबाई में नापेगा, बटे समय गुणित समय। पूरे मूल मात्रक में बदल रहा हूं मैं। अब वेग में परिवर्तन भी हमें नहीं मालूम है, तो वेग में इसको फिर से हमने मूल मात्रक में बदला, द्रव्यमान गुणित दूरी गुणित विस्थापन समय गुणित दूरी बटे समय, ये समय हो गया और पहले से 2 समय और गुणित थे। अब इनको सबको मूल मात्रकों में व्यक्त कर, द्रव्यमान का की विमा, मूल मात्रक की विमा m, दूरी की विमा l, विस्थापन की विमा दूरी है l अपान t इंटू टी, तो क्या हो गया m l स्क्वायर t की पावर -3। देखो ये डायरेक्ट ml/t-3। तो निकालते कैसे हैं, यदि आपको याद भी नहीं है तो आप जब तक पूरे बदलने के लिए विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें उस सूत्र को मालूम होना चाहिए, और प्रत्येक को हम किसमें मूल मात्रकों में बदलेंगे, फिर उन मूल मात्रकों की विमाएँ लिखेंगे और उन विमाओं के बीच जो संबंध होगा घातीय संबंध, उस घातीय संबंध निकालेंगे। जो घातीय संबंध विमाओं के बीच में आएगा किसी सूत्र के लिए, वो क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र कहलाएगा। तो बल, शक्ति, कार्य हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो मैं पूरे नहीं बता पाऊंगा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, बाकी मैं भेज दूंगा तो आप लोग देख लेना, और भी ये सूत्र जितने याद हो जाएंगे आपके काम के रहेंगे। अब जैसे दाब होता है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का हम बिल्कुल घुट्टा मार के रखें, बल का विमीय सूत्र होता है mlt-2 और क्षेत्रफल का होता है l स्क्वायर। तो इसको हमने लाया mlt-2 l⁻²। तो ये या फिर ये l से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो गया l की पावर -1। तो विमीय सूत्र क्या हो गया m l की पावर -1 t की पावर -2। तो दाब का विमीय सूत्र क्या होगा m l की पावर -1 t की पावर -2। अब बल आघूर्ण ले लें, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो अब बल का हो गया mlt-2, विस्थापन का l हो गया, ये हो गया ml2t-2। ये किसका विमीय सूत्र हो गया, बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र हो गया ml2t-2। अब आ जाओ गुरुत्वीय नियतांक g का, गुरुत्वीय नियतांक g F = होता है g(m1 × m2 अपान r²। हम किसका गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g का निकाल रहे हैं सूत्र, तो g बराबर F × r² अपान m1 × m2। अब इसमें m1 m2 द्रव्यमान है, फोर्स इंटू, तो क्या हो गया g = बल गुणित दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान। अब हमें इसका बल का हमें मालूम है mlt-2, विमीय सूत्र क्या होता है mlt-2, दूरी को हम नापेंगे l में, l², द्रव्यमान हो गया हमारा m गुणित m, एक m से m कैंसिल हो गया। अब हम इसको लिख लें, तो क्या हो गया m की पावर -1 l, 2 और 1, 2 + 1 3 t-2। तो इसका विमीय सूत्र हो गया m की पावर -1 l³ t-2। ये किसका हो गया गुरुत्वीय नियतांक का। ऐसे प्रत्येक उसमें मिलती है, लेकिन एक चीज़ है
कार्य किसी प्रकार का भी हो, जहाँ भी कार्य होगा कार्य का विमीय सूत्र समान होगा। ऊर्जा, अब वो ऊष्मा ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, या विद्युत ऊर्जा हो, या चुंबकीय ऊर्जा हो, सबका विमीय सूत्र ऊर्जा का विमीय सूत्र ही होगा। इसी तरह से शक्ति है तो विमीय सूत्र में परिवर्तन नहीं होगा यदि इकाई सेम है। और दूसरी बात की इकाइयां कुछ भी ले, वो सेंटीमीटर में नापे, एसआई में नापे, सीजीएस में नापे, या एफपीएस में नापे, किसी भी तरह के विमीय सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, अब आते हैं अपन विमीय सूत्र के उपयोग में कि हम विमीय सूत्र निकालते क्यों हैं, विमीय सूत्र का निकालने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो इनके अनुप्रयोग, विमीय सूत्र के अनुप्रयोग। तो विमीय सूत्र के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है कि विमीय सूत्र जो है, विमीय सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि का पहला उपयोग जो इसका है, अनुप्रयोग है, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। किसी भौतिक राशि का मात्रक, किस पदों में, मूल मात्रकों के पदों में मात्रक ज्ञात करना। अब हम मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, मूल माने जो पद है किसी भौतिक राशि। अब मान लो बल है, बल का मात्रक तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन विमीय सूत्र बल का मालूम है, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/T-2। mL/T-2 किसका होता है, बल का विमीय सूत्र होता है। अब हम सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक चाहते हैं, तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में नापते हैं, ग्राम में, ग्राम। लंबाई को किस में नापते हैं, सेंटीमीटर। और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में, तो सेकंड। और इसके ऊपर घात 2, तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड किसकी इकाई होगी, बल की। एसआई पद्धति में यदि हम निकालना चाहते हैं तो एसआई पद्धति में हो गया किलोग्राम। बल को किस में नापते हैं, किलोग्राम। लंबाई को नापते हैं मीटर में, और समय को यहाँ भी सेकंड में नापते हैं, तो सेकंड का वर्ग। एफपीएस पद्धति में निकालना चाहते हो मात्रा, तो कुछ नहीं है, यहाँ द्रव्यमान को किस में नापते हैं, पौंड। लंबाई को किस में नापते हैं, फुट प्रति वर्ग सेकंड। फुट पौंड फुट प्रति वर्ग सेकंड, या फुट पौंड प्रति वर्ग सेकंड। तो ये किसी भी, अब वेग है, वेग का हमें निकालना है, तो वेग का या कार्य की इकाई निकालना। कार्य बराबर, कार्य का हमें मालूम है क्या होता है, बल गुणित विस्थापन मान विमीय सूत्र होता है mL/T-2। अब कार्य के हमें किसी भी पद्धति में, एसआई पद्धति में हमें मात्रा ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम वर्ग मीटर, वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड, तो प्रति वर्ग सेकंड। अब जितनी भी इकाइयाँ हैं, तो विमीय सूत्र, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र की सहायता से किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि को मूल मात्रकों के पदों में देते हैं, और सभी मूल मात्रकों के हमें सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति में मात्रक ज्ञात है कि लंबाई को हम किस में नापेंगे, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, और समय को किस में नापते हैं। तो जिस भी पद्धति में हमें उसका मात्रक ज्ञात करना है, सिर्फ हम उन मूल भौतिक राशियों को देखकर हमें क्या रखना होता है, उनके मापन की इकाई को उनके स्थान पर, विमीय सूत्र के भौतिक राशियों की विमा के स्थान पर, माने मूल भौतिक राशियों की विमाओं के आधार पर हमें उनके मान रख देने होते हैं, उनकी इकाइयाँ रख देने पर हमें उनके मात्रक ज्ञात हो सकते हैं। तो ये पहला उपयोग हुआ। दूसरा, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, कि हम एक पद्धति, अभी हमने क्या किया कि
मात्रक जो है, दूसरा मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। दूसरा अनुप्रयोग है कि हमें मात्रक दिया है किसमें, मान लो हमें मात्रक दिया है सीजीएस पद्धति में और हम एसआई पद्धति में बदलना चाहते हैं, या एसआई पद्धति में दिया है हम एफपीएस पद्धति में बदलना चाहते हैं। हमने कहा कि विमीय सूत्र मात्रकों पर निर्भर नहीं करता। पहले ही हमने कहा कि विमीय सूत्र मात्रकों पर निर्भर नहीं करता। विमीय सूत्र हम सीजीएस पद्धति में निकालें, एफपीएस पद्धति में निकालें या एमकेएस पद्धति में, विमीय सूत्र एक भौतिक राशि का किसी भी पद्धति में दी गई हो वही रहेगा, तो एक समान रहेगा। विमीय सूत्र में मात्रकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चूंकि विमीय सूत्र में मात्रकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो जब मात्रकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम विमीय सूत्र में एक राशि को व्युत्पन्न राशि के एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। n1u1 इक्वल टू n2u2। यदि हमें मालूम है कि सिर्फ बदलते क्या है, परिमाण बदलते हैं। u1 u2 यदि हम मान लें, u1 u2 क्या है, दो भौतिक राशियों व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र हैं और n1 n2 उनके परिमाण हैं। हमने कहा कि हम वेग ले लेते हैं। वेग का सूत्र होता है LT-1 विवेग सूत्र। अब हमें u1 इक्वल टू हमने लिखा u1 इक्वल टू m घात 0 L मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना जो हम कर रहे थे। n1 इक्वल टू u1, यदि u1 एक मात्रक में विमीय सूत्र के मान है, u2 दूसरे मात्रक में विमीय सूत्र का मान, विमीय सूत्र है। एक मात्रक में विमीय सूत्र में घातें समान होती हैं, परिमाण बदल जाते हैं। तो u1 बराबर हमने ले लिया m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। यदि दो समान भौतिक राशियां हैं, दो समान भौतिक राशियां हैं, तो उसमें क्या होगा, दो समान भौतिक राशियों के विमाएं एक समान होंगी। अर्थात विमाएं एक समान होंगी माने उनमें घातें एक बराबर होंगी। किसकी, मूल मात्रकों की विमा पे जो घातें हैं वो हमेशा एक समान होंगी। तो हमने कहा कि u1 एक मात्रक में विमाएं हैं m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, और u2 दूसरे मात्रक में विमाएं हैं u2 इक्वल टू m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। a b c तीनों में दोनों मात्रकों की, दोनों भौतिक राशियों की घातें एक समान है। यदि हम इसको लिख दें तो सूत्र क्या बन जाता है, n2 इज इक्वल टू, अब तिर्यक गुणा कर दिया हमने, n2 इक्वल टू n1 अपान m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c अपान m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ठीक है। अब इसलिए n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b, t1 अपान t2 की पावर c। तो हमें एक सूत्र मिल गया। इस सूत्र में हमें जिस भी विमीय मात्रक को जिसमें बदलना है, जिसमें बदलना है उसको n1 n2 ले लो, जिसको बदलना है उसको n2 ले लो, और जिसको बदलना है उसको n1 और जिसमें बदलना है उसको n2। अब हम एक प्रश्न लेते हैं, जूल कार्य का मात्रक जूल को, ऊर्जा का मात्रक जूल को हम अर्ग में बदलेंगे। माने एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और हम चाहते हैं उसे सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है अर्ग में बदलना, कि एक जूल बराबर कितने अर्ग होगा। तो हमने कहा ठीक है, तो n1 बराबर एक जूल हमें बदलना किसको था, जूल को। तो n1 बराबर हो गया एक जूल, m1 बराबर एसआई पद्धति में द्रव्यमान किस में नापते हैं, 1 किलोग्राम, जो कि 1000 ग्राम के बराबर होता है। l1 हो गया, l1 लंबाई को नापते हैं मीटर में, तो 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और t1 को सेकंड में नापते हैं तो 1 सेकंड। m2 सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, 1 ग्राम हो गया।
L2 परिमाण किसका हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया, और T2 परिमाण हो गया 1 सेकंड। किसमें CGS पद्धति में, क्योंकि परिमाण दोनों में अलग अलग होंगे, घातें एक समान होंगी। और M2 हमें ज्ञात करना है। अब ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ML2T-2। तो ABC के मान किससे निकलेंगे, जिस भौतिक राशि के को बदलना, तो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए, और ज्ञात होंगे तो उनकी विमाएं एक समान हो जाएंगी। A का मान हो गया 1, B का मान हो गया 2 और C का मान हो गया -2। अब हम यहाँ मान रख देते हैं N1 1 जूल 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड बटे 1 सेकंड। इन पे घातें ABC हैं। अब घातों का मान विमीय सूत्र से नोट कर देते हैं, 1 2 और -2। तो N2 इक्वल टू 1000 गुणित 10 की घात 2 10 4 तो 10 की घात 7, तो 1 जूल बराबर। अब हमें क्या मिला कि N2 आर्ग में बदलना था, तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 आर्ग। इस सूत्र में आप बदल दोगे तो N2 इक्वल टू 1 जूल बराबर 10 की घात 7 आर्ग। ओके, तो ये हमारा दूसरा कार्य है। इसी तरह से हम अन्य को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, जैसे एक अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमें 1 ग्राम घन सेंटीमीटर, मतलब हम बदलते हैं किसको, एक आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि संख्यात्मक जल का घनत्व जो है, जल का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। जल का घनत्व कितना है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसे कहता है एसआई पद्धति में निकालना। तो एसआई पद्धति में निकालने के लिए हमने क्या कहा कि अब N1 इक्वल टू 1 हो गया, M1 इज इक्वल टू जो दिया हुआ है M1 इक्वल टू 1 ग्राम, L1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और T1 इक्वल टू 1 सेकेंड। जबकि एसआई पद्धति में बदलना हमें, तो M2 कितना हो जाएगा, M2 इक्वल टू 1 किलोग्राम, किलोग्राम में 1 किलोग्राम, और किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। L2 इज इक्वल टू 1 मीटर, इसमें होता है 100 सेंटीमीटर। इकाइयाँ बदलनी पड़ेंगी, इनके परिमाण यानी मात्रक समान होने करने पड़ेंगे, इसलिए हम लिख रहे हैं। और T2 T1 T2 1 सेकेंड ही होगा। अब मान रख देते हैं। अब घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र भी लिख ले, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। घनत्व का विमीय सूत्र होता है ML/-3 e की पावर 0। ये घनत्व का विमीय सूत्र। N2 इज इक्वल टू N1 का मान 1, M1 कितना है 1/1 ग्राम अपान 1 किलोग्राम की पावर कितनी e की 1 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर की पावर b, 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड इसकी पावर c। चूंकि घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है m की पावर 1 L/-3 t0। तो a का मान हो गया 1, l का मान b का मान हो गया -3, t का मान हो गया 0। तो N2 इज इक्वल टू 1। अब दोनों के ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो दोनों को क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, किसमें बदलना है, ग्राम को एसआई पद्धति में बदलना है, ठीक है। एक मात्रक से दूसरे मात्रक में, ठीक है। तो
1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर दिया आएगा, तो 1 ग्राम 1/1000 ग्राम हो गई, 1/1000 ग्राम, और इसकी 1 हो गई 1 सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो जाएगा 100, इसकी ऊपर पावर कितनी -3 हो गई, और समय देखो 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड पावर 0 जिसकी पावर हो वो कितना हो जाता है 1। अब इसको हम हल कर लेते हैं, n2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1/1000 इंटू 100 की पावर -3 है तो 100 ऊपर चला गया, 100 इंटू 100 इंटू 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0, और इसी 0 से कितना आया 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। इकाई वही रहेगी, मान n2 का मान आया 1000, तो n2 इक्वल टू 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो अब हम लिख सकते हैं n2 बराबर कितना है 1000, तो अब हम n2 के पदों में n2u2 लिख सकते हैं, तो n2u2 माने 1 n1 कितना था 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, 1 ग्राम घन प्रति घन सेंटीमीटर। एसआई पद्धति में एक इकाई क्या हो गई इसकी 1 ग्राम घन सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। जल का एसआई पद्धति में घनत्व हो गया 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये दूसरा था। तीसरा है विमीय संतुलन द्वारा समीकरण की सत्यता की जांच करना। तीसरा जो अनुप्रयोग है, तीसरा उपयोग इसका क्या है, विमीय संतुलन के द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। इसमें एक सिद्धांत है विमीय संतुलन या विमीय एकता का सिद्धांत। तो विमीय एकता का सिद्धांत ये है कि किसी भी भौतिक राशि को समान प्रकार की भौतिक राशि में जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जा सकता है। किसी भी भौतिक राशि का उसी प्रकार की भौतिक राशि से योग, व्यकलन, गुणन एवं विभाजन किया जा सकता है। यदि दो अलग अलग राशियाँ हों, भौतिक राशियाँ हों, तो उनका योग व्यकलन नहीं किया जा सकता, उनका योग व्यकलन का कोई सेंस नहीं होता। जैसे लंबाई को लंबाई में जोड़ा जा सकता है, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। लेकिन आप कहो कि क्षेत्रफल को द्रव्यमान से जोड़ दो, तो क्षेत्रफल द्रव्यमान से नहीं जुड़ेगा, क्षेत्रफल को द्रव्यमान से घटा दो। इस सिद्धांत को कहते हैं विमीय एकता का सिद्धांत, कि किसी भी भौतिक राशि का को उसी भौतिक राशि के पदों में जोड़ा, घटाया जा सकता है। ये विमीय एकता का सिद्धांत कहलाता, विमीय संतुलन का सिद्धांत कहलाता। इसी पे विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, अर्थात विमीय समीकरण से किसी भी समीकरण में के प्रत्येक पद का, किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद का विमीय समीकरण समान होगा, राशि विमाएँ जो हैं वो समान होंगी। किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की राशियों की विमाएँ एक समान होती है। किसी भी समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएँ एक समान होती हैं। जैसे t इज इक्वल टू 2π अपान √L/G, ये एक समीकरण है। इस समीकरण की विमीय संतुलन से सत्यता की जांच करना है। सत्यता क्या होगी कि टाइम है,
क्योंकि ये आवर्तकाल किस में लिया जाएगा, टाइम में। तो यदि ये टाइम में है तो ये भी इन दोनों का 2 पाई कांस्टेंट हो गया, एल की विमा और जी की विमा अब हम निकालते हैं। दाएं साइड की विमा, दाएं पक्ष की विमा या विमीय सूत्र, दाएं पक्ष का विमीय सूत्र या विमा ही लिख देते हैं। विमा बराबर 2 और पाई कांस्टेंट है तो अचर राशियों की कोई विमा नहीं होती। अब बच गया एल की विमा, तो एल की विमा कितनी हो गई, अंडर एल, तो एल माने लंबाई, जी की विमा, जी माने गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण की विमाएं विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस 2। ठीक है, एल से एल कैंसिल, अंडर रूट टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। बाएं पक्ष की, तो ये इसकी विमीय सूत्र आया किसका, दाएं पक्ष का। बाएं पक्ष का विमीय सूत्र, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र, तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र भी हम देख लेते हैं। टी आवर्तकाल समय किसमें नापोगे, इक्वल टू टी। क्योंकि दोनों ही पक्षों का यदि हम यहाँ पर समय निकाल रहे हैं तो ये भी समय ही दे रहे हैं, माने दोनों ही पक्षों का विमीय सूत्र एक समान है, इस कारण से सूत्र सत्य पाया गया। दूसरा हम लेते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर, गतिगति समीकरण मेरे, ये दूरी है तो इन पदों को भी क्या होना चाहिए, इन पदों का विमीय सूत्र भी दूरी का होना चाहिए। दूरी को दूरी में ही जोड़ा और घटा सकता है, यहाँ वेग पूर्ण समय दिख रहा है। तो बाएं पक्ष का यदि हम देखें तो s दूरी है, तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र हो गया कितना, l। दाएं पक्ष का भी विमीय सूत्र क्या आना चाहिए, l में आना चाहिए। प्रथम पद ut की विमा, ut की विमा क्या हो गई, u माने वेग, प्रारंभिक वेग की विमा होती है एल टी माइनस 1, और t माने टाइम, समय की विमा हुई t। तो पहले पद का आ गया t माइनस 1 t, तो पहले पद का विमीय सूत्र आ गया l। ठीक है, दूसरे पक्ष ए टी स्क्वायर की विमा या विमीय सूत्र, ए माने त्वरण, त्वरण का क्या हो गया एल टी माइनस 2 इंटू समय का टी का स्क्वायर, तो क्या मिला, माने हर स्थान पर लंबाई में ही लंबाई ऐड हो रही है, तो ये सूत्र भी सही है। इस तरह से विमीय संतुलन, विमीय ऐक्यता के द्वारा हम किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। यदि किसी समीकरण में एक से अधिक पदों का उपयोग किया गया है तो सभी की विमाएं एक समान यदि हैं तो ऐसा समीकरण सत्य कहा जाता है। लेकिन यदि उनकी विमाएं अलग अलग आती हैं, इसका मतलब है कि समीकरण असत्य है। ये आपके 3 नियमों का सत्यापन हो गया। अब चौथा, किसी विमीय संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना। चूंकि विमीय संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना, यदि आपको किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र मालूम है तो विमीय सूत्र ज्ञात होने पे आप